हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईज अकेडमी. So we are going to start this discussion about interlinking and interrelation among different subjects of UPSC, and especially there are direct connection between subjects and between topics. तो वो देखते हैं एक बार किस तरह से आपके questions के बीच connections हैं. Now I'll be taking this question from history and geography UPSC mains जनरल स्टडीज़ 2023. इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है और आप देख पाते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. सो दोस्तों, दो फैक्टर इसमें बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं और वो दो फैक्टर क्या हैं? एक तो आपको ज्योग्राफी नज़र आ रही है और दूसरा आपको हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ठीक है ना? सो बेसिकली कहना ये है कि ऑब्वियसली कोई जोग्राफिकल लोकेशन होगा जहाँ पर ये साइट डेवलप हुई होगी. इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो इंडस वैली आप देख पा रहे हैं, तो वैली है, दैट मीन्स जोग्राफिकल कनेक्शन तो है ही. तो आपको ये देखना है कि वो कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स थे जो एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में काम आते हैं या हेल्प करते हैं. सो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बिकॉज ज्योग्राफी और हिस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि लोकेशन वाइज देखा जाए तो ज्योग्राफी का पोर्शन है. जो डेवलपमेंट है सोसाइटी में वो सोसाइटी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री में हम टाइमलाइन फॉलो करते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो दिस इज़ मोर अबाउट, आई मीन दिस इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. तो दोनों का कॉम्बिनेशन. तो जब आप पढ़ाई करते हैं इनिशियली यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लिंकिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स, but gradually after 6 to 7 months of general studies you'll come to know okay what kind of relations are there and how to explain with the help of geography, how to explain history with the help of geography. So this is the best way. Now next question would be 14 का क्वेश्चन है, अगेन GS पेपर 1 से ही लिया है मैंने क्वेश्चन. To what extent has the urban planning, okay, and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization? So कितना बढ़िया क्वेश्चन है. बेसिकली अब आप देखोगे ज्योग्राफी में आप अर्बन प्लानिंग पढ़ते हैं, ओके, अर्बन प्लानिंग पढ़ते हैं एंड देन अर्बनाइजेशन भी आपका एक टॉपिक है जिसे आप इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हैं, ओके. और अब ये बोल क्या रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन. सो उस टाइम पीरियड में अर्बन प्लानिंग क्या थी? दो चार चीज़ें आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम दैट वाज टोटली कवर्ड, रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर क्रॉस करते हैं, सिस्टमेटिक शहर था. देन नहाने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं चेंजिंग रूम्स के, जो कि उस वक्त की जो महिलाएं थीं उनके लिए कपड़े बदलने के लिए अलग से कमरे थे. तो समाज में इन सब चीज़ों की वैल्यू थी, है ना. एक सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी की जो वैल्यू हम देख पाते हैं उस चीज़ को फॉलो करते थे. घर में घर में फूड ग्रेन्स स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज पैटर्न था वहाँ पर, बड़ा साइंटिफिक था. आई मीन ऑब्वियसली नीचे आप देखोगे, है ना, इस तरह का पॉट आपको दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा पॉट है, उसमें रखा हुआ है और यहाँ पर इसमें यहाँ से हमने होल कर दिया, मान लो ये ऊपर से इसमें डाला गया होगा, है ना. तो ये अपने आप क्या होगा, वेट की वजह से नीचे आता जाएगा. और आज भी आप बहुत सारे गांव में देख सकते हैं धान की कोठी, है ना, इसी तरह से. तो धान ऊपर से डाल दिया और जब निकालना है तो नीचे से एक छेद कर दिए, तो अपने आप वो नीचे दबाव से आएगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो बड़ा सिस्टम था. एनीवेज क्वेश्चन अर्बन प्लानिंग पे है और कल्चर पर भी बात हो रही है. सो कल्चर का डायरेक्ट रिलेशन मैंने हमेशा माना है ज्योग्राफी से. क्लियर है? बिना ज्योग्राफी के कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज कल्चर इज़ एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग इन दी डेली लाइफ, एंड ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर गोइंग टू डेवलप योर कल्चर. आपका फूड, आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, आपके क्लॉथिंग्स हैं, रहने का तरीका है, छत बनाने का तरीका है ना, और त्योहारों का जो सिस्टम है, फेस्टिवल्स को जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, जिन चीज़ों के कारण फेस्टिवल्स मना रहे हैं, वो सब लोकल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से होता है. बहुत हद तक लैंग्वेज भी ज्योग्राफी की देन है. तो इस तरह से आप देखोगे कल्चर और ज्योग्राफी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और इसके बाद हम देखें 14 का ही क्वेश्चन है अगेन.
the third battle of Panipat was fought in 1761. Why were so many empire shaking battles fought at Panipat? अब पानीपत दैट मीन्स किसी लोकेशन की बात हो रही है, क्वेश्चन हिस्ट्री पर है, हिस्ट्री का ही है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है जोग्राफिकल एंगल से, है ना। तो अब पानीपत आज की डेट में कहाँ है, आप देखेंगे हरियाणा में है, तो उस एरिया को देखेंगे तो बहुत बड़ा प्लेन है बेसिकली, है ना। तो युद्ध लड़ने के लिए पहले जिस तरह के बैटल्स होते थे, फ्रंट का होता था, आजकल तो हम डिजिटल वॉर की बात करते हैं, है ना। सो उस ज़माने में आमने सामने की लड़ाइयाँ अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं या सीरियल्स वगैरह में, तो आप देखोगे उसके लिए काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए था, तो वो स्पेस वहाँ पर अवेलेबल था, तो आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चंस आपको हिंट देते हैं कि तैयारी किस तरह से करें। कई बार आप डिपेंड हो जाते हैं कि कोई समझाएगा तभी आपको समझ में आएगा। खुद भी दिमाग लगाइए कि यूपीएससी आपको क्लू देती है कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। तो वो क्लूज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच कनेक्शन डेवलप कीजिए, हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के बीच कनेक्शन डेवलप कीजिए। जब आपको हिस्ट्री पता है तो ऑब्वियसली सोसाइटी के एंगल पर आप बात कर पाएंगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड में पता है कि उस ज़माने में समाज में क्या होता था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अर्बनाइजेशन प्लस आईटी इंडस्ट्री। ये एक क्वेश्चन है जिसको 2 से 3 बार इन्होंने पूछ लिया है, इनके बीच का कनेक्शन। सो अर्बनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी अगेन, ओके, और यही अर्बनाइजेशन है इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट है, बिकॉज अर्बनाइजेशन का एक सोशल एंगल है, एक ज्योग्राफिकल एंगल है ना। और अभी हमने इसका एक हिस्टोरिकल एंगल देखा, और वो क्या था कि हिस्ट्री में अर्बन पैटर्न कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो दोस्तों एक टॉपिक है, फिर अर्बनाइजेशन का टेक्नोलॉजी में पार्ट हो सकता है, अर्बनाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के साथ कनेक्शन हो सकता है, अर्बनाइजेशन का इंटरनल सिक्योरिटी में हो सकता है, बिकॉज क्रिमिनल्स या क्राइम का बढ़ना, है ना, ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ रही है सोसाइटी में, ड्रग्स एडिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आप देखोगे एक टॉपिक है, उसके कई सारे कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शन ही आपको सीखना है। आफ्टर ऑल 12-13 महीने जब भी आप जीएस की पढ़ाई करते हैं उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग आपकी आनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। अब आईटी इंडस्ट्री का पैटर्न क्या है, यू विल सी बेंगलुरु, देन पुणे, देन हैदराबाद, देन वी हैव दिल्ली ऑल्सो, ओके, एंड कुछ हद तक फिर मुंबई वगैरह की हम बात कर सकते हैं। बट ये जो सिटीज़ हैं, और अभी आज की डेट में अहमदाबाद भी इस मामले पर आप देखोगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर भी डेवलप हो रही हैं। अब इन सभी में हम बैंगलोर पुणे को स्पेशली पकड़ लें तो आपको क्या फीचर्स दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो यूथ है ना, सबसे पहले यूथ की बात करें हम, फिर यूथ का कल्चर कैसा है ना, तो नाइट शिफ्ट में काम करना, फिर वहाँ पर ज़्यादातर जंक फूड और फास्ट फूड, ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब का कल्चर है, उसके थ्रू उनको भोजन मिलता है या मंगवाते हैं। तो वहाँ पर रेडीमेड फूड इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग का कल्चर हो सकता है। मॉल जैसी चीज़ों का ज़्यादा, कैफ़े टाइप की चीज़ों का ज़्यादा वहाँ कल्चर होगा, बिकॉज यूथ इन्वॉल्व है तो उनको नज़दीक मार्केट चाहिए, तो मार्केट का कंसंट्रेशन चाहिए। फिर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाले ही यूथ हैं वहाँ पर, सो वहाँ पर लैपटॉप और इस तरह के जो शॉप्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनके शॉप्स हो सकते हैं, राइट। फिर ये पॉजिटिव साइड है। फिर रहने के लिए उस तरह के घर चाहिए, फिर मे भी हो सकता है लिव इन पार्टनर्स भी होंगे वहाँ पर ऐसे शहरों में, बिकॉज फ्रीडम है सोसाइटी में, और आईटी वाले जात धर्म से ऊपर उठकर ही सोचते होंगे, बिकॉज एमएनसीज में काम कर रहे हैं, तो आपको वो एंगल भी पकड़ना है, राइट। तो सोसाइटी का एंगल आपको दिखाई दे रहा है। देन आप इसी आईटी सेक्टर में आप बात करें, वुमेन सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इनका क्या क्लोज कैंपस है, अब इनके रहने का अरेंजमेंट वहाँ कैसा है, कि पता चला कि वर्किंग प्लेस काफ़ी दूर है और इनके रहने का कहीं पर और है, तो ये जो ट्रैफिक को इंगेज करते हैं वो एक अलग डिस्टर्बेंस है, तो क्यों ना इनको आसपास रहने दिया जाए, जहाँ पर इनका वर्क प्लेस है उसके आसपास कॉलोनीज़ आनी चाहिए। सो रेंट का सिस्टम चलेगा, इनकी वजह से मार्केट ग्रो करेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर या और भी जहाँ पर जिन शहरों में कोचिंग का कंसंट्रेशन है, वहाँ की इकॉनमी आप देखोगे अलग तरीके से फ्लरिश करती है। लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस अपनी जगह हैं,
फिर यहीं पर आप देखोगे कि जो ट्रैफिक का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ड्रग्स वगैरह के भी कल्चर, डिस्को का कल्चर है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है और इसी तरह के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि पूछे जा रहे हैं। तो 21 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो पीछे मैंने डिस्कस किया है ये मेजर सिटीज़ हैं और जहाँ पर IT इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो इनको पॉइंट वाइज डेवलप करना है। अब आप ये सोचोगे कि क्या इन टॉपिक्स को क्लास में पढ़ाया जाएगा। सो मैं जहाँ तक मेरा मानना है ये जनरल डिस्कशन में आ सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया तो टीचर अब ऐड कर सकते हैं अपनी क्लास में, बट आप देखोगे रेगुलर सिलेबस में ये कई जगह मिसिंग होगा। सो ये चीज़ आ कहाँ से रही है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स। सो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर के थ्रू आपको जाना चाहिए और न्यूज़पेपर के थ्रू जाएंगे तो आप यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एडिटोरियल्स, लॉट्स ऑफ न्यूज़ रिलेटेड विद दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो ये चीज़ आ कहाँ से रही है, तो ये न्यूज़पेपर से आ रही है। आपका जनरल एनालिसिस भी होना चाहिए, आपके पास एक खुद का ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए दोस्तों। यदि ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं है तो UPSC में आप लैग करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी आपको दिखाई देना चाहिए कि चल क्या रहा है ना। और उस तरह की चीज़ों पर लग रहा है कि बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में बात हो रही, तो पढ़ो उस चीज़ को। और ये तभी होगा जब आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। आप हम जैसे कोचिंग वालों के भरोसे रहे कि आपको PDF में सब कुछ मिल जाएगा, तो मुझे लगता है फिर आपकी डायरेक्शन गलत है। आप कोचिंग का PDF भी पढ़िए और न्यूज़पेपर भी पढ़िए। न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी लीजिए और ज़्यादा अच्छा है ना। सॉफ्ट कॉपीज़ में आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, आप काम की चीज़ पढ़ते हैं और ऐसी चीज़ नहीं पढ़ते जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जहाँ से मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। इस तरह के एडिटोरियल्स आपको बेनिफिट दे जाते हैं, है ना। तो ये सोसाइटी का एंगल है। एक और क्वेश्चन देखिए, सिमिलर पैटर्न पर पूछा गया है और ये 17 का क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा 21 का, नाउ दिस इज अबाउट 17। So what was the question? The growth of cities as IT hubs has opened up new avenues of employment, but has also created new problems. तो वही चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट और प्रॉब्लम्स दोनों के बारे में बात करनी है। स्विगी जोमेटो वाले को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, वहाँ जो फूड कॉर्नर्स खुल गए, फ्रूट्स वाले आ गए, जूस वाले आ गए, रिक्शे वाले आ गए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, है ना। घरों में काम करने के लिए मेड्स वगैरह आ रहे हैं, उनको काम मिल गया। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़ डाल रहा है, दूध वाला दूध ला कर दे रहा है, लाइक काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। फिर इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, वो एक अलग है ना, IT कंपनीज़ के अंदर। तो आप देखोगे ओवरऑल इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो पीछे क्वेश्चन में आपको, हालांकि ये क्वेश्चन बाद में आ रहा है, ये क्वेश्चन सॉरी कहाँ गया, 21 है ना, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। तो आप देखोगे, मान लो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि 21 का ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एंगल वही है। अब ये सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बोला तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की ही बात हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम की शक्ल में बोल रहा है। तो प्रॉब्लम अलग अलग एंगल से हो सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स, है ना। तो मैनेजमेंट का अर्बन प्रॉब्लम भी आप लिख सकते हो उसमें। तो अलग अलग आप हेडिंग्स डाल सकते हैं इसको लिखने में। नाउ 13, discuss the various social problems which originated out of the speedy process of urbanization in India। अब यहाँ से IT हट गया, अर्बनाइजेशन रह गया। सो अर्बनाइजेशन अपने आप में इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक है ना, GS पेपर 1, और यहीं पर ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। तो दोनों एंगल से आपको ध्यान रखना है कि ये सोसाइटी का एंगल भी आपको लेना है और ज्योग्राफी का। तो अर्बनाइजेशन से सोशल प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है, तो स्लम्स का डेवलपमेंट हो रहा है ना, क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का इशू, पॉल्यूशन का इशू, फिर बेसिक सैनिटेशन का प्रॉब्लम। इसके अलावा फिर आप देखोगे जो अर्बन टाइप की फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे डिस्कोथेक खुलना या रेस्टोरेंट खुलना या बियर जो बार वगैरह हैं, है ना, इन सब की संख्या बढ़ते जाती है। तो अर्बनाइजेशन अपने आप में एक चैलेंज भी क्रिएट करता है। तो उन चैलेंजेस के अलग अलग टाइटल हो सकते हैं, उनको आपको लिखना है। और देखिए, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आज नहीं कल पूछे जाएंगे, है ना कभी ये न्यूज़ में रहते हैं, तो अक्सर इनके बारे में बातचीत होती रहती है और यहीं से UPSC आपको सवाल करते रहती है। तो आपका काम क्या होगा, जो स्पेशली न्यू कमर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जो अभी तैयारी में उतरे ही हैं, सो आपको अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट
अब उसके ऊपर कितना भी लिखना है लिख लीजिए, आप सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आप गो थ्रू कर लिए हैं। अब इसके बाद यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आता है आगे पीछे आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नाउ ज्योग्राफी इंटरनल सिक्योरिटी 2023 में क्या कनेक्शन है। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो अब हमारा जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ा है एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दिस एरियाज। तो अब आप देखोगे, अब ये लिया है क्वेश्चन मैंने जीएस पेपर 1 से, है ना। अब ये क्वेश्चन दो एंगल बताता है। नेचुरल हैजार्ड की बात करें सो इट्स अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑफिशियली डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 3, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, बट ये पूछा ज्योग्राफी में है। अब ये सेम आप देखोगे, नेचुरल हैजार्ड इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑल्सो। अब मैंने क्या बोला, इसका एंगल जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो तो सेम टाइम पर ये भी डेवलप करो कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम कुछ है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे लिए इंटरनेशनल बाउंड्री है। फिर यहाँ से आप देखोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात आती है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप देखोगे जैसे मुंबई पर अटैक हुआ था तो पानी के रास्ते का ही उन लोगों ने इस्तेमाल किया था टेररिस्ट ने। तो इस तरह से ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, लंबी तटरेखीय तो संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए बोल रहा है, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, ये तो एक एंगल है। तो आप क्वेश्चन से टॉपिक भी निकाल सकते हैं कि कल को इंटरनल सिक्योरिटी में आ गया कि हमारे पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, इसको मैनेज कैसे करें, है ना। तो हर एंगल को आपको डेवलप करना है, लेकिन ये कब होगा, जब आप 10 से 12 महीने की पढ़ाई कर चुके हैं जनरल स्टडीज़ को, उसके बाद ही एंगल आपके अंदर डेवलप होगा। अभी मेरे लिए तो आसान है फटाफट बोल देना, लेकिन आपको टाइम लगेगा दोस्तों, तो वो टाइम आपको लेना चाहिए। देन नेक्स्ट है ज्योग्राफी इकोनॉमी। अगेन 2019 में किस तरह का कनेक्शन है। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड, है ना। तो ध्यान रखिएगा एग्रो बेस्ड, अब यहाँ पर टर्म क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात हो रही, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही, ठीक है। तो 2-3 शब्द हैं। अब एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग आई होप सभी जानते होंगे, ये आपके जीएस पेपर 3 का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, राइट। एंड एग्रो बेस्ड लाइक जैसे हम टोमेटो तैयार उगाते हैं और उसके बाद टमाटर के सॉस, उसका जैम बना रहे हैं और भी वैरायटी में बहुत सारे सामान। मैंगो है तो उससे पिकल्स तैयार कर रहे हैं, अचार बना रहे हैं हम, लाइक मैदे से आप देख रहे हैं या आटे से पापड़ बन रहा है ना, साबूदाने से पापड़ बन रहा है। सो दिस इज़ फूड प्रोसेसिंग। तो फूड को फर्दर, मतलब कोई चीज़ है उसको फर्दर प्रोसेस करके फिर उसको बेचना। तो अभी एग्रो बेस्ड जो फूड प्रोसेसिंग है काफ़ी फेमस है और इसमें बिजनेस भी जनरेट हो रहा है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट भी हो रहा है ना। और साथ में आप देखेंगे यूएस वगैरह में तो काफ़ी बढ़िया इसका डेवलपमेंट है। तो जब अर्बनाइजेशन की बात आती है ना, या अर्बन कल्चर की बात आती है या वर्किंग वुमेन की बात आती है, तो अब आप देखोगे फूड, प्रोसेस्ड फूड की ज़्यादा डिमांड है। और इनफैक्ट दिल्ली में अभी फूड प्रोसेसिंग पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो हमारा मंडपम है जहाँ पर एग्जीबिशन प्रगति मैदान का एरिया है, वहाँ पर 3 दिन का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जीबिशन भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को फोकस कर रही है। क्या आपका ध्यान वहाँ पर है, क्या एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं इस तरह की इंडस्ट्री का, या कभी आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर जाकर वेबसाइट ओपन करके देखा, आपको देखना चाहिए, बिकॉज ये सारा कनेक्शन है ना। तो कई बार क्या होता है, बुक में सारी चीज़ें दी हों ज़रूरी नहीं है, और बुक में है भी तो ओल्ड डेटा है, तो लेटेस्ट डेटा आप पकड़िए। और बोल क्या रहा है, फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन। तो एग्रो बेस्ड का लोकलाइजेशन वहाँ पर क्यों हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नॉर्थ वेस्ट में, आपको बताना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर खेती अच्छी हो रही है, वहाँ पर पानी बढ़िया है, वहाँ का मौसम अच्छा है, कि वहाँ के लोग में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अच्छे हैं, या मार्केट नज़दीक है ना। अर्बन एरिया जैसे दिल्ली नज़दीक है, जयपुर नज़दीक है, फिर इधर चंडीगढ़ नज़दीक है, फिर आप देखोगे हिमाचल, उत्तराखंड सारे कनेक्टेड हैं दिल्ली के आसपास। तो नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है ना। सो उत्तर पश्चिमी, तो ये पूरा जो एरिया है उसमें
क्यों इस तरह का डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग राजस्थान का पोर्शन ले लीजिए, पंजाब का पोर्शन लीजिए, तो यहाँ पर क्यों इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, उसके रीजंस क्या हैं। तो मौसम वैसा है, लोगों में उस तरह का कैश क्रॉप लेने का कल्चर बढ़ गया है, मशीनरी की अवेलेबिलिटी है, लोगों की अवेयरनेस बहुत अच्छी है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई धान और गेहूं उगाने से नहीं होगा, और भी चीज़ें लगा सकते हैं, है ना। और एग्रो एलाइड इंडस्ट्री या इंटीग्रेटेड अप्रोच है एग्रीकल्चर का। तो इस तरह से आप इन दोनों को कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, राइट। नाउ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमी का टॉपिक किस तरह से कनेक्ट हो रहा है उसकी भी बात हम करते हैं। और आइए देखें जरा 23 में क्या आया है, जीएस पेपर 2 है, ध्यान रखिएगा, है ना। स्किल डेवलपमेंट, ये कॉमन टॉपिक है जो आपको पेपर जीएस पेपर 2 के लिए तैयार रखना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस 4 में भी ये पहुंच सकते हैं, राइट। तो स्किल डेवलपमेंट का एक बढ़िया कनेक्शन है कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, तो आप देखेंगे कि एक पूरा कनेक्शन इसको समझा जा सकता है। मैं ये ग्रीन बोर्ड ब्लू बोर्ड ओपन करता हूँ, आप देखेंगे मैं इसको समझाना चाहूँगा स्किल डेवलपमेंट के इस टॉपिक को। इसको ऐसे समझिए, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की बात करते हैं, ओके, सो बेसिकली ये जो पॉपुलेशन है दोस्तों, अब इस पॉपुलेशन में हम बहुत सारे कनेक्शन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम बात करते हैं फैमिली का एजुकेटेड होना, फिर महिला की अपनी अंडरस्टैंडिंग होना, वो पढ़ी लिखी है तो और अच्छी बात है, अवेयरनेस है, जागरूकता है ना। अब मान लो अब तो खैर लोग अवेयर हो गए हैं, और जो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल का परसेंटेज है बेहतर हो रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात होती है टीएफआर की, वो भी कंट्रोल हो रहा है। और उस एंगल से देखा जाए, अब मान लो मदर है, लेडी प्रेग्नेंट है, अब जब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम पर अब हमें क्या करना है, इसको मैं विमेन लिखता हूँ, विमेन है, अब इनकी प्रेगनेंसी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनको सभी तरह के वैक्सीन लग चुके हों, है ना। इनका जो टाइमली स्कैनिंग है वो होनी चाहिए। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, मातृत्व लाभ योजना, उस तरह के प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, मदर और जो बेबी है ना, उन दोनों की हेल्थ अच्छी रहे। और यदि कुछ मेडिकल अनफिटनेस है बच्चे के साथ, तो फिर वो टर्मिनेशन के लिए भी जा सकते हैं, या फिर जो भी सॉल्यूशन है उसके मेडिकल सॉल्यूशंस वो निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं कि न्यूट्रिशन वाला जो मैटर है वो अच्छा हो जाए, तो आर्टिकल 47 डीपीएसपी का इंडियन पॉलिटी, वहाँ से हम बात करते हैं। और एट द सेम टाइम आर्टिकल 42 की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं, ये भी डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं दोस्तों, राइट। और सेम टाइम पर प्रेगनेंसी का एक जो मैटर है वो सोशल एंगल से, बॉडी पर राइट्स किसके हैं, आई मीन जो शरीर है उस पर राइट्स महिला के अपने हैं। जैसे आपके शरीर पर आपका अधिकार है, वैसे महिला की इच्छा है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, बेबी कैरी करना चाहती हैं नहीं करना चाहती हैं, दिस इज़ हर राइट। अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, आपने सुना होगा कि वो बच्चे को आई मीन फीटस है उसको टर्मिनेट करना चाहती हैं, और 22 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई बच्चे की लाइफ है, वो बोल नहीं सकता, उसके बारे में भी सुनना पड़ेगा, उसके भी अपने राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल आता है कि क्या वो जो बच्चा है अभी एज अ पर्सन वो तैयार नहीं हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर्सन को लेकर है, व्यक्ति को लेकर है, और अभी वो व्यक्ति नहीं तैयार हुआ है ना। तो उसके राइट्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी महिला जो जीवित है, जिनका अपना शरीर कंप्रोमाइज़ होगा उस बेबी के डिलीवर होने से, तो उनकी बात पहले मान लेनी चाहिए। तो दोनों एंगल है इस तरह के टॉपिक्स को देखने का। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब इन सब आर्टिकल्स के साथ ये देखना है कि प्रोग्राम्स हमारे पास क्या है ना। तो प्रेग्नेंट वीमेन के अब डिलीवरी का टाइम आ रहा है, रेगुलर चेकअप्स की बात आ रही है। आंगनबाड़ी में आप देखोगे जो आशा दीदी हैं, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है ना, तो इनकी बारी आ रही है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये प्रोग्राम इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये किस तरह से उन महिलाओं की हेल्प कर रही हैं। अब हम तैयारी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की, तो अब उनको डिलीवरी के लिए लेकर जाना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ताकि बेबी और मदर दोनों सही से रहें, है ना। अब बच्चे का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद अब क्या है कि बच्चे का भी ध्यान रखना है। अब मदर, तो आंगनबाड़ी से न्यूट्रिशियस फूड देने की बात हो रही है,
मदर को सिखाना है कि भाई बच्चे का जो लैक्टेटिंग है वो रुके ना, है ना, बच्चा मदर फीड लेता रहे हेल्दी मैनर में, और उसे अवेयर करना है मदर को कि 6 मंथ तक माँ का ही दूध चाहिए उस बच्चे को, है ना। तो वो सही टेक्निक भी सिखाना है कि फीड कैसे करना है, और जो हाइजीनिक इश्यूज़ हैं वो हमको सिखाना है मदर को। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ले सकते हैं। अभी जो हमारी जो महिला सरपंच है हम उसको भी अवेयर कर सकते हैं। तो जो विमेन रिजर्वेशन है पंचायती राज में, उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से आप देखोगे विमेन कनेक्शन काफ़ी बढ़िया से बैठता है यहाँ पर, और एनजीओज़ को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत काम की बातें हैं। तो यहाँ से अब वो बेबी के वैक्सीनेशन की बात आएगी। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है हमारा, है ना। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब वो बच्चा उसको न्यूट्रिशियस फूड आंगनबाड़ी में देना है, तो यहाँ पर अगेन आशा दीदी इन्वॉल्व होती हैं। फिर अब बच्चे को स्कूल की बारी आती है, तो बालवाड़ी टाइप के स्कूल्स की भी बात हो रही है, जहाँ पर जो प्ले स्कूल हम कहते हैं बच्चों के लिए, वो उसका प्रोग्राम, तो वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो अब बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको स्कूल भेजने की बात आ रही। तो अब यहाँ पर स्कूल में क्या आएगा, मिड डे मील स्कीम की बात आएगी। फिर यहीं पर आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 21A की बात करते हैं। ये दोनों चीज़ें, आई मीन यहाँ से हेल्थ भी कनेक्शन मिल रहा है और एजुकेशन। अब ये दोनों क्या हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के पार्ट हैं। तो आप इनको इस तरीके से भी देख सकते हैं, है ना। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के पार्ट हैं, हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं। सो अब यहाँ से ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब बड़े होने के बाद इनके स्कूल में एजुकेशनल क्वालिटी कैसी है। अभी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, है ना, इन सब को भी ध्यान में रखा जा रहा है। फिर 10th तक बच्चा पहुंचता है तो उसको ढेर सारी स्कॉलरशिप और अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फिर कुछ बच्चे यहाँ से स्किल डेवलपमेंट में वर्क वाइल स्टडिंग, है ना, ऑन वाइल स्टडिंग, इस तरह के भी प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। तो बच्चा 10th के बाद वो कहाँ जा सकता है, वो ITI में जा सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जा सकता है। ये भी स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम हुआ। फिर वो पॉलीटेक में जा सकता है, वहाँ जाकर वो डिप्लोमा ले सकता है, या फिर वो सीधे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से वो डिग्री ले सकता है कंप्लीट, या फिर NIT जा सकता है, या फिर IIIT जा सकता है, और या फिर लास्ट में IIT जा सकता है। तो अब इन सभी के थ्रू इन बच्चों को एक अलग अलग लेवल पर आप स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ में साइंटिफिक स्किल्स, आई मीन रिसर्च लेवल पर, और कुछ को मैनुअल वर्क के हिसाब से स्किल डेवलप करके दे रहे हैं। अब ये इन बच्चों का हायर एजुकेशन भी देखना है आपको, है ना, स्कूल एजुकेशन भी देखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। अब फाइनली ये बच्चे क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए मैंने कनेक्ट किया, मान लो वो जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री ड्रिवन सिलेबस नहीं है, मार्केट ड्रिवन सिलेबस नहीं है, तो क्या होगा, फाइनली बच्चा पढ़ तो लिया। अब नीति आयोग यहीं पर क्या कहती है, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, आई मीन यू आर नॉट एबल टू गेट दी एम्प्लॉयमेंट, ये एक अलग मैटर है, बट यू आर नॉट एलिजिबल टू बी हायर्ड बाय दी कंपनीज। सो क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स की कमी है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा। और यहीं से फिर हम स्किल डेवलपमेंट की ओर आते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है उसका मार्केट में कोई मैच नहीं है, है ना। इसका मतलब कि आपकी जो डिग्रीज हैं और मार्केट जो डिमांड कर रहा है दोनों में कोई मैच नहीं है, इसलिए आप बेरोजगार हैं और कंपनी वाला भी ढूंढ रहा है कि हमें सही आदमी कहाँ से मिले। अब इन दोनों की प्रॉब्लम यह है कि दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर गैप फिल करने आती है गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा कि भाई हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर CM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर NGOs को इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो गया। क्लियर है, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट हो गया कि सब मिलकर डेवलप करें, और स्किल की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ को भी बोला गया आप अपने हिसाब से स्किल डेवलप कीजिए। अब जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी की शॉप है, अब वो बोलता है हमें सेल्समैन चाहिए, सेल्समैन बोलता है साहब मुझे अनुभव नहीं है, तो अब अनुभव देगा कौन, क्योंकि वो बोल रहा है आपको एक्सपीरियंस नहीं तो मैं जॉब नहीं दूंगा। वो बोला सर आप जॉब नहीं देंगे तो मैं लर्न कहाँ से करूँगा। तो अब यहाँ थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी में उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग 2 महीने की, 6 महीने की, व्हाटएवर। अब इससे क्या होगा, उसे 10-15 हज़ार की सेल्समैन की जॉब मिल जाएगी, रेस्पेक्टेड जॉब है, AC शोरूम में काम करेगा, वो एक अच्छी लाइफ होगी, धीरे धीरे सेटल होगा। तो कहाँ वो बेरोजगार घूम रहा था, अब उसे आपने एम्प्लॉय कर दिया।
होटल मैनेजमेंट में हो सकता है वो महंगा कोर्स ना कर सके, लेकिन उसे वेटर बनने की ट्रेनिंग मिल सकती है, कुछ इंग्लिश के शब्द सिखा दिए। दिस ऑल आर स्किल डेवलपमेंट। तो आप देखोगे बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हमारे देश में जो अब हम बात करते हैं MSMEs की बात करते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए। हायर इंडस्ट्रीज़ में भी चाहिए, बट वहाँ पर आपको IITN मिल गए, आपको NIT से मिल गए, GC से मिल गए, लेकिन ये आपको इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। लेकिन नॉर्मल ग्रेजुएट्स वो टेक्निकली कहीं पर भी साउंड नहीं है, तो उन्हें किस तरह से एम्प्लॉय किया जाए। तो अब यहाँ पर अब हमारा मानना है कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, जिसको हम प्लस रूप में देखना चाहते हैं, उसी को क्या कहा गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा गया। और ये 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक के एज ग्रुप के सभी लोगों को माना गया पार्ट ऑफ दैट बेनिफिट। आई मीन लाभ का अंश बराबर लाभांश, तो उसी को जनसांख्यिकी लाभांश हिंदी में कहा गया। अब ये जनसंख्या यदि इसको आप एम्प्लॉय नहीं करते हो, है ना, या इसे लायक नहीं बनाते हैं और जॉब में नहीं डालते हैं, तो फाइनली क्या होगा, ये नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे, जैसे टेररिज्म, नक्सलिज्म या क्रिमिनल एक्टिविटीज, साइबर क्राइम, है ना, एक्सट्रीमिज्म, या आजकल काफ़ी सारे दंगे हो रहे हैं, खाली बैठे लोग, है ना, बेरोजगार बच्चे कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को संभालने के लिए इनका स्किल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो ये पूरी कहानी दोस्तों इसीलिए मैंने सुनाया, ताकि आपको एक कनेक्शन डेवलप हो जाए कि इस तरह का कनेक्शन कैसे देखना है, कैसे समझना है, राइट। सो skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors। तो ये वाकई सच है या नहीं, इसको एनालिसिस में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि नीति आयोग ने पहले ही बोला है कि एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ ये डेटा हमारे पास आ रहा है कि येस देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स विच आर हेल्पिंग आउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट। एक तो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सिलेबस है ना, वो इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं, आई मीन इंडस्ट्री की डिमांड पूरी नहीं करता। कहाँ पुराने पुराने सिलेबस लेकर हम बैठे हैं। खासकर स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हाल बड़ा बुरा है, सभी जगह तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो एनीवेज इन सारे मैटर्स को देखने की ज़रूरत है। नाउ GS2 में ही आप देखोगे 23 का सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा जस्टिस में आप लगातार ये एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी काफ़ी आप डिटेल में बातचीत कर सकते हैं। अर्लियर ह्यूमन बीइंग वाज ट्रीटेड एज अ मशीन, जस्ट लाइक जैसे हम टूल्स को या जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, वैसा मार मार के काम कराया जाता था आपसे, है ना। जंजीरों से पैर बांध के आपको जो कोल माइंस है वहाँ पर बांध दिया जाता था। आई होप सबने कौन सी मूवी थी, KGF, है ना, ये देखा होगा आपने। तो वहाँ पर कोल माइंस में, है ना, पकड़ पकड़ के काम कराया जाता था। तो धीरे धीरे ह्यूमन फैक्टर को माना गया। फिर आप देखेंगे एल्टन मेयो आते हैं 1930s के आसपास, वो अपने रिसर्च लेकर आते हैं और वहाँ से ह्यूमन थ्योरी की बात वो करते हैं। एंड देन 50s के बाद आप देखोगे ह्यूमन फैक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। 90s में आते आते जापान ने ह्यूमन रिसोर्स पहली बार कहा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही, और वहाँ से पूरी दुनिया में फिर हम ह्यूमन रिसोर्स पर काम करना शुरू करते हैं। इसी बीच भारत में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की बात होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो काफ़ी बढ़िया मंत्रालय, उसका विज़न काफ़ी अच्छा रहा और उसी को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो आप देखोगे कि HRD जब हमने बनाया तो काफ़ी कुछ था उसमें, विमेन डेवलपमेंट था, उसमें न्यूट्रिशन बोर्ड भी था, है ना, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर भी उसी के अंदर था। और 2007 में पहली बार, 2006 में हम पहली बार विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए अलग से मंत्रालय बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, है ना। तो हमारा ध्यान आज़ादी के काफ़ी बाद गया कि हमें महिलाओं को एक सेपरेट एक प्रोग्राम्स के साथ देखना चाहिए, सेपरेट उनको फोकस की ज़रूरत है। तो एनीवेज, तो HRD पर बात हो रही थी, तो ये एक बढ़िया टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि जब तक अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि हमारे देश में जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उनको ट्रेन करो और बाहर सप्लाई दो, है ना। तो वो एज अ कमोडिटी आपको नहीं कहा है, लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, दूसरे देशों में ज़रूरत है और हम यहाँ पर जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों ना हम बाहर चलें।
जैसे आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे अरब कंट्रीज़ में गए हुए हैं जो टेक्निकली काफ़ी साउंड हैं, जिन्होंने ITI कर रखा है, जिनको AC मेंटेनेंस का काम आता है। ऐसे ढेर सारे बच्चे अरब में जाकर जॉब कर रहे हैं बिकॉज वहाँ टेक्निकल हैंड्स की कमी है। दुबई में, UAE में, बहरीन, है ना, इन सभी जगह पर। तो गल्फ़ वैसे भी काफ़ी हमारे जो मिडिल रेंज के जो लोग हैं वो वहाँ जाकर जॉब कर रहे हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसकी बात मैं कर रहा था इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेटली। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब बात आती है, इसके ढेर सारे डायमेंशन हैं और ध्यान रखिएगा मैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं तो उनके पास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना। इस इंडेक्स का सबसे बड़ा पहलू क्या है, एजुकेशन और हमारी हेल्थ कैसी, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले इस वाले शीट में आपने देखा। तो यही डिस्कशन आपको समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिकली उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, किन फैक्टर्स को साथ में लेकर चलें। तो आप देखोगे कि अर्लियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड, देन ग्रेजुअली आप देखोगे यहाँ से एनवायरमेंट के ऊपर बात हुई, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमने बात की। 90s में जाकर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन साहब ने फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट पर बात की। तो ये आप देखोगे ग्रेजुअल प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। हमने माना कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा फैक्टर है और बिल्कुल अलग फैक्टर है, इसको हमने वैसा कंसीडर किया, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जस्टिस में इस तरह के टॉपिक्स आ ही रहे हैं। Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and underprivileged sections of the society. तो यहाँ पर आप देखोगे इकोनॉमी का भी टच आ रहा है, जस्टिस का टच आ रहा है, ठीक है, और कंपेशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शंस की भी बात आ रही है। तो जब तक हम इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है आपका पेपर 3, वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम्स की हमें ज़रूरत है ना। तो उन सारी चीज़ों को जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सोशल जस्टिस में आप देखोगे उस तरह के प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप स्कीम्स को पढ़ते हैं पेपर 2 में या पेपर 3 में, वो एंगल आपको कनेक्ट करना है, राइट। नाउ अगेन सोशल जस्टिस 21 का क्वेश्चन है, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम्स नीड टू बी स्ट्रेंथन टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। तो आप देख पा रहे हैं कि वोकेशनल इज ऑल अबाउट कमर्शियल सिलेबस या कमर्शियल ट्रेनिंग की हम बात करें। वोकेशनल में जैसे शेफ बनना या होटल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ वोकेशनल कोर्स, शॉर्ट हैंड की के कोर्स करना वो भी वोकेशनल का पार्ट है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हिंदी में कहा जाता है इसको। तो ये अगेन वही कॉमन टॉपिक है जो सोशल जस्टिस में पूछा जा रहा है। एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, एजुकेशनल स्कीम्स पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट पढ़ना है, देन डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पढ़ना है। तो क्यों ना इन सबको अलग अलग टॉपिक एक साथ मतलब अलग अलग पहले पढ़ लिया जाए, देन इंटीग्रेटेड अप्रोच में एक कंप्लीट स्टडी कर लिया जाए। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन मेक इट ईजियर। नाउ द incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest United Nations Multidimensional Poverty Index report. तो ये अगेन GS पेपर 2 का क्वेश्चन है और ये जस्टिस वाले ही सेक्शन में आएगा। तो हंगर इंडेक्स हो गया या पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इस तरह के जितने भी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप पेपर 2 में ही देख रहे हैं। क्लियर है। अगेन 19 का क्वेश्चन GS पेपर 2 में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम of development planning, multi-level planning is expected to make operation cost effective and remove many implementation blockages. So basically जो न्यू लिबरल की बात हो रही है 1991 के बाद आप देखोगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, यहाँ से हमारा काम करने का एंगल चेंज हुआ, डेवलपमेंट को लेकर हमने काफ़ी काम किया, देन प्लानिंग का एंगल हमने चेंज किया। प्लानिंग हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन 15 में हटा के हमने नीति आयोग बना दिया, तो वो एक एंगल आपको समझना है। और क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड किस पर है, न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग is expected to make operations cost effective, remove many implementation blockages. अब ये मल्टी लेवल प्लानिंग की बात क्या हो गई
कि हम प्लान किस तरह से कर रहे हैं, है ना। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में आप पढ़ोगे, सो इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों जगह पढ़ोगे। टॉप डाउन अप्रोच, है ना, टॉप टू डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच की बात करोगे। इंटीग्रेटेड प्लानिंग की आप बात करोगे, जो हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान है उसके बारे में आप बातचीत करेंगे। नीति आयोग का अप्रोच क्या है, प्लानिंग कमीशन का अप्रोच क्या था, इसका डिफरेंस आप समझोगे। और फिर फाइनली आप देखेंगे, नीति आयोग is not a constitutional body, but at the same time we have 243 ZD, that is what ZD is a district planning committee। तो आप देखोगे बॉटम लेवल पर हमने पंचायती राज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायती राज का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर हमने 243 ZD में लिख दिया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है प्लानिंग के मैटर को। अदरवाइज आप देखोगे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सब प्लानिंग कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, है ना। तो ये एक अच्छा एनालिसिस है कि अब तक उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं डाला। ZD हमने डाल रखा है, फिर भी प्लानिंग वहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। तो ये एक आरोप था बेसिकली प्लानिंग कमीशन पे कि टॉप डाउन अप्रोच है और जो सेंट्रल बोलेगी वही गांव तक पहुंचना है या वही स्टेट्स में पहुंचना है। अभी स्टेट्स का, गांव का पार्टिसिपेशन बढ़ाकर उसे हमने क्या कहा, बॉटम अप अप्रोच कहा। नीचे से प्लान करते हुए जाना है और ऊपर तक पहुंचेगा। सो ये सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको समझना है कि जब हम डेवलपमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है। तो डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जो आपको कई जगह रिलेट करेगा, कई सब्जेक्ट्स में काम आएगा। इसको एक बार डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है। आपको GS पेपर 2 में मिलेगा, पेपर 1 में मिलेगा, देन इंटरनल सिक्योरिटी में मिलेगा डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पर जब बात होगी तो किस कंटेक्स्ट में होगी कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। पेपर 3 में तो आप पढ़ोगे एक्सट्रीमिज़म की प्रॉब्लम आ रही है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, टेररिज्म की प्रॉब्लम आ रही है। वही डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए। पेपर 2 में डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंटल इंडस्ट्री के नाम पर आप पढ़ोगे। GS पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में डेवलपमेंट पढ़ोगे, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ LPG ऑन इंडियन सोसाइटी। तो अगेन वो भी डेवलपमेंट का पार्ट है, राइट। तो आप देखोगे ऐसे राइटिंग में डेवलपमेंट आएगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल वहाँ पर आएगा, सोशियोलॉजी में आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, इंडियन इकोनॉमी में आएगा। सो ये कॉमन सा टॉपिक है, डेवलपमेंट काफ़ी मज़ेदार है और उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। नाउ 18 GS पेपर 2, how far do you agree with the view that the focus on lack of availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies। अगेन आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बात हो रही है यहाँ पर जो हंगर है, लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, वो मुख्य कारण है या नहीं, इस पर बात होनी है। या डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम रही है। तो खाना तो अवेलेबल है क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, 18 में। सो आवर कंट्री इज़ फूड सिक्योर कंट्री और फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम बात करते हैं। स्वामीनाथन साहब इस साल गुजरे हैं और उनको ज़रूर याद करना पड़ेगा। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि के साथ हम याद कर रहे हैं कि जो फूड ग्रेन्स का मूवमेंट उन्होंने तैयार किया और जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी बात हम करते हैं, तो वो जो रेवोल्यूशन है वो काफ़ी बढ़िया था और उन्हीं की बदौलत आज देख पाते हैं कि भारत सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। काफ़ी पहले से हम बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की डेथ यदि हंगर से हो रही है, स्टारवेशन से हो रही है, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में हंगर इंडेक्स आया है जिसे गवर्नमेंट ने माना कि जो डेटा लिया है एजेंसीज़ ने दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स और थोड़ी सी रियलिटी के साथ इसको देखने की ज़रूरत है। बिकॉज आफ्टर ऑल आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट अपॉलिटिकल एंगल होता है, उसका न्यूट्रल एंगल होता है। इसलिए आपको फैक्ट्स के साथ लेकर चलना है कि फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि UPSC क्वेश्चन कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में देखेंगे। 17 में क्या पूछा है, फिर से पॉवर्टी का मैटर आ गया, है ना। तो आपको GS पेपर 2 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्वेश्चंस में कुछ कॉमन चीज़ आपको दिख रही है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉमन चीज़ों को निकालिए और इनको एक बार अच्छे से पढ़िए। बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया रिमेन्स mere showpiece until and unless they are backed up by political will। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जैसे आपको पता है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के टाइम पर दिया गया था और उस वहाँ से लेकर अब तक हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब मेजर जब बोल ही दिया है तो आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है
कि हम 1857 से उठाकर पढ़ते हैं 1947 तक मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना, और 1947 से आप चालू हो जाते हैं पॉलिटी पढ़ना और भूल जाते हैं कि हिस्ट्री का पीछे क्या हुआ। तो अब हमारी ज़रूरत क्या है कि 1947 से भाई साहब 2023 का भी हिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जितने भी है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, नक्सलिज्म, या फिर हमारे देश में और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, तो वो सब कहाँ पर मिलेगा? इस बीच में मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड को आपको पढ़ना चाहिए, है ना। इसके ऊपर नोट्स कम बनते हैं या बुक्स कम आती हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। हर साल गूगल मतलब एक एक ईयर गूगल में डालकर आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स उस साल के क्या हैं, बिकॉज मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और आप क्लास में आपका ध्यान जाता नहीं कि पुराने प्रोग्राम्स भी पढ़ना है क्या। आप मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं, इस साल जो लॉन्च हुए स्कीम वो पढ़ते हैं, पूछ लिया उठा के भाई साहब ने पीछे का भी, तब क्या करेंगे, है ना। तो वो एंगल समझने की ज़रूरत है कि आप पीछे से लेकर आ रहे हैं या नहीं। और पॉवर्टी में आप पढ़ते तो हैं, पॉवर्टी डेफिनेशन है ना, तेंदुलकर कमेटी पढ़ते हैं, लकड़वाला कमेटी पढ़ते हैं, इन सब को आप पढ़ते हैं कि पॉवर्टी की डेफिनेशन कौन क्या दे रहा है, नीति आयोग क्या मानता है, प्लानिंग कमीशन क्या कहता है, यूएनडीपी क्या कहता है। इसके बाद आप प्रोग्राम्स का एनालिसिस करना है, तो वो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उनको समझने की ज़रूरत है। तो सिर्फ प्रोग्राम पढ़ना है ऐसा नहीं है। कई बार आप गवर्नेंस के नाम पर उठा के प्रोग्राम्स पढ़ लेते हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम्स पढ़ने की बात नहीं, विथ एनालिसिस आपको पढ़ना है ना। यहाँ देख पा रहे हैं लैंग्वेज। नाउ 16 में क्या है, अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया। तो अभी पेपर 2 की ही बात कर रहे हैं। इन इंडिया विल रिमेन ओनली थेरेटिकल अनलेस आवर मैन पावर बिकम्स मोर एजुकेटेड, अवेयर, स्किल्ड एंड क्रिएटिव। तो ये 4 टर्म्स के ऊपर आपको आंसर देना है। ओके, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनहैंस द कैपेसिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड एम्प्लॉयबल। तो इसी की बात हो रही थी, एम्प्लॉयबिलिटी में प्रॉब्लम है। अब यहाँ से क्या होगा, क्रिएटिविटी के लिए नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम की बात हो रही है। एजुकेशन के लिए आपको आरटी की ज़रूरत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है ना। वो 16 में था, अभी तो एनईपी तो अभी आया है ना, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसको अवेयर करना है तो हमने नॉलेज सोसाइटी की बात की, ज्ञान समाज की बात की, नेशनल नॉलेज कमीशन जैसा कमीशन पुरानी गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के टाइम पर उसको लाया गया था, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा। फिर स्किल, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इन सबको कनेक्ट करके आपस में डिज़ाइन करना है आपका आंसर। तो ऑलरेडी मैंने ये समझा ही दिया, तो क्यों ना एक बार इसको पढ़ ही लिया जाए जब हर बार क्वेश्चन आता है। स्किल्स वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है, आपको प्रोडक्टिव कैसे बनाना है ना, एम्प्लॉयबल कैसे बनाना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं मेक इन इंडिया, है ना। ये इन सब चीज़ों पर लगातार बातचीत हो रही है। फिर वो ज़ीरो मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, ज़ीरो वेस्टेज की बात कर रहे हैं। आपको स्टार्टअप के साथ नए नए स्किल सिखाने की बात हो रही है, नए नए आइडियाज़ लेकर आइए, इसके बारे में बातचीत हो रही है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए आपको देखना है। आगे देखते हैं। मेंस 15 में फिर से क्वेश्चन क्या है, दो देयर हैव बीन सेवरल डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। फिर आ गया पॉवर्टी का क्वेश्चन। ऑल इंडिकेट रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल्स ओवर टाइम, डू यू एग्री? क्रिटिकली एग्जामिन विथ रेफरेंस टू अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी इंडिकेटर्स। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पेपर में इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा सेक्शन कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए जब इस पेपर को पढ़ें तो इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखना है। ये पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आपको मैं यही सिखा रहा हूँ कि जस्टिस में इंडियन इकोनॉमी जोड़ के पढ़िए, आप अकेले मत पढ़िए, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। सोसाइटी को ही तो आपको पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, और इसको मैनेज करने वाली गवर्नेंस कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो भी पेपर 2 में पढ़ते हैं। इसका पॉलिटिकल एंगल इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, और फाइनली थर्ड जो आता है आपका वो इंडियन इकोनॉमी आता है। और फिर आपका बिहेवियर कितना सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पेपर 4 में क्या पढ़ते हैं, इन्हीं वीकर सेक्शंस को, इन्हीं गरीबों को अपलिफ्ट करने की बात आती है। हैव नॉट्स को अपलिफ्ट करना है, वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करना है। क्लियर है? तो इन सबको अपलिफ्ट करने के एंगल से आपको समझना है, राइट। तो मैं जस्ट आपको कनेक्शन बता रहा हूँ कि कनेक्शन कैसे हैं, इंटरलिंकिंग क्या है सब्जेक्ट्स के बीच में। और इस इंटरलिंकिंग को जिस दिन आप समझना शुरू करेंगे, आप देखिएगा आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, दिस वाज द माय एनालिसिस अबाउट
दिस डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट पेपर्स ऑफ GS2 GS1, इनके बीच कनेक्शन ढूंढने की हम कोशिश कर रहे थे और इंटरलिंकिंग क्या है सब्जेक्ट्स का वो समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। पाथ हाइस एकेडमी के चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस अच्छी लग रही तो आप शेयर कर सकते हैं और आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। यदि कुछ आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए और ऑब्वियसली आपके कमेंट से ही हम लोग इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है ना। और बाकी फिर न्यू बैचेस के लिए हमारे सोशल मीडिया पर बने रहिए। हम फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, एंड देन लिंक्डइन पर भी हैं, और पाथ हाइस एकेडमी की वेबसाइट भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है हमारे पास। मैं आपको यहाँ पर नंबर भी दे देता हूँ, 8224922922 9111922922 ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछते रहिए और बातचीत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।